हेलो स्टूडेंट्स, अपन ने पिछले वीडियो में आपको एसआई सिस्टम और व्युत्पन्न मात्रकों के बारे में बताया था। आज का हमारा जो वीडियो है, इस वीडियो में अपन जो है कुछ छोटे छोटे पारिभाषिक शब्दों का अध्ययन यहाँ पर करेंगे जो अपने को अक्सर जो है पढ़ने को मिलते रहते हैं। तो उन्हीं पारिभाषिक शब्दों को मैं यहाँ पर आगे बढ़ा रहा हूँ। सबसे पहला हमारा इसमें शब्द आ रहा है। इसमें एक शब्द होता है बच्चों द्रव्यमान, और दूसरा शब्द होता है भार। द्रव्यमान एवं भार सामान्य बोलचाल में लगभग एक जैसे प्रतीत होते हैं। सामान्य हमारी जो दैनिक जीवन में अपन शब्द, उसमें द्रव्यमान शब्द का प्रयोग सामान्यतः नहीं करते, अपन भार शब्द का प्रयोग करते हैं। लेकिन वास्तव में द्रव्यमान एक अलग चीज होती है और भार एक अलग चीज होती है। द्रव्यमान का मतलब होता है किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा। किसी भी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की जो मात्रा होती है, उस पदार्थ की मात्रा को हम उस वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं। देखिए, द्रव्यमान का वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा। वस्तु में उपस्थित पदार्थ की जो मात्रा होती है, उस मात्रा को हम उस पदार्थ का द्रव्यमान कहते हैं। अब एक होता है बेटा भार। देखिए, भार का अर्थ होता है किसी द्रव्यमान पर कार्य करने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का मान। किसी द्रव्यमान पर कार्यरत गुरुत्वाकर्षण बल, उसे हम उस वस्तु का भार कहते हैं। द्रव्यमान पर कार्यरत गुरुत्वाकर्षण बल। तो ये दो अलग अलग शब्द हो गए। वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा, उसका द्रव्यमान कहलाएगी। अगर पदार्थ की मात्रा कम है, तो वस्तु का द्रव्यमान कम होगा, और अगर पदार्थ की मात्रा अधिक है तो वस्तु का द्रव्यमान भी अधिक होगा। पदार्थ की मात्रा कम, द्रव्यमान कम। पदार्थ की मात्रा अधिक, द्रव्यमान अधिक। तो इस तरह से किसी भी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा उस वस्तु का द्रव्यमान कहलाती है। और द्रव्यमान जो है वो एक स्थिरांक राशि होती है। किसी भी वस्तु के लिए उसका द्रव्यमान एक स्थिरांक राशि होती है। फिर भार किसी भी द्रव्यमान या किसी भी वस्तु पर कार्यरत गुरुत्वाकर्षण बल का मान। किसी भी वस्तु पर कार्यरत गुरुत्वाकर्षण बल का मान जो है, उसे हम कहते हैं भार। भार को ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला होता है W = mg। द्रव्यमान को अपन व्यक्त करते हैं यहाँ पर स्मॉल m से, जबकि भार जो है इसको व्यक्त किया जाता है W से। तो W हो गया आपका W = mg। m होता है इसमें द्रव्यमान, m द्रव्यमान होता है, और g होता है गुरुत्वीय त्वरण। और गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये इसका मान होता है। अच्छा, गुरुत्वीय त्वरण का मान जो होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने पर इसका मान प्रभावित होता है, परिवर्तित होता है। तो गुरुत्वीय त्वरण का मान परिवर्तित होने के कारण से वस्तु का जो भार होता है अलग अलग स्थानों पर अलग अलग। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि चंद्रमा पर किसी भी वस्तु का जो भार होता है वो पृथ्वी की तुलना में कम हो जाता है। कारण क्या होता है? चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान जो है कम है, और गुरुत्वाकर्षण बल का मान बहुत कम हो जाने की, पृथ्वी की तुलना में काफी कम हो जाने के कारण से
चंद्रमा पर जो है वस्तु के द्रव्यमान में क्या हो जाएगी, सॉरी वस्तु के भार में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। द्रव्यमान जो पृथ्वी पर है, किसी भी वस्तु का द्रव्यमान जो पृथ्वी पर है वही चंद्रमा पर होगा, लेकिन भार जो होता है, जो भार पृथ्वी पर होता है उसकी तुलना में चंद्रमा पर भार का मान जो है उसमें कमी आ जाती है। तो इस तरह से द्रव्यमान और भार दो अलग अलग जो है यहाँ पर चीजें हैं। एक तो द्रव्यमान वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा व्यक्त कर रहा है, भार द्रव्यमान पर कार्यरत गुरुत्वाकर्षण बल की मात्रा को व्यक्त करता है। द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए हम फॉर्मूला काम में लेते हैं W = mg, m द्रव्यमान, g गुरुत्वीय त्वरण। अगर हम दोनों में अंतर की बात करें तो द्रव्यमान जो है किसी भी पदार्थ के लिए, किसी वस्तु के लिए उसका द्रव्यमान एक स्थिरांक राशि होती है, जबकि जो भार होता है, भार का मान जो है वो उसके स्थान पर निर्भर करता है, क्योंकि अलग अलग स्थानों पर गुरुत्वीय त्वरण की जो मात्रा होती है, गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है वो चेंज हो जाता है। सामान्यतः अपन गुरुत्वीय त्वरण को 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लेके चलते हैं, या फिर हम इसको कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से इसकी कैलकुलेशन को करें। तो बेटा ये इस तरह से अपन द्रव्यमान को और भार को समझ पाते हैं। इसके बाद में अगला इसका पारिभाषिक शब्द आता है आयतन। आयतन, आयतन को हम व्यक्त करते हैं V से। आयतन का अर्थ होता है बच्चों किसी भी वस्तु के द्वारा घेरा गया स्थान। कोई भी वस्तु या कोई भी पदार्थ जो स्थान घेरती है, कोई भी वस्तु या कोई भी पदार्थ जितना स्थान घेरता है उसे हम उस वस्तु का अथवा उस पदार्थ का आयतन कहते हैं। किसी भी वस्तु द्वारा या पदार्थ के द्वारा घेरा जाने वाला स्थान, वस्तु या पदार्थ द्वारा घेरा गया स्थान, उसे हम कहेंगे आयतन। कोई भी वस्तु या कोई भी पदार्थ जितना स्थान घेरता है उस स्थान को हम जो है, उसके घेरे गए स्थान को हम उस वस्तु का या हम उस पदार्थ का आयतन कह सकते हैं। अब बेटा आयतन को निकालने के लिए लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और वैसे अलग अलग प्रकार की आकृतियों के लिए आयतन के निकालने के तरीके अलग अलग होते हैं। ये अपन एक घनाभ के आयतन की बात कर रहे हैं। घनाभ का आयतन निकालने का हमने सूत्र लिखा है, लेकिन मात्रक किसी भी अपन सूत्र कुछ भी लिखे, मतलब आपकी आकृति कुछ भी हो, लेकिन मात्रक जो होता है प्रत्येक आकृति के लिए आयतन का मात्रक जो है वो समान ही प्राप्त होगा। चाहे हमारी आकृति बेलनाकार हो, चाहे हमारी आकृति जो है गोलाकार हो, चाहे घनाभ की आकृति हो, चाहे घन की आकृति हो, आयतन के मात्रक पर आकृति के परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो जैसे लंबाई को हम नापते हैं मीटर में, चौड़ाई को मीटर में, ऊंचाई को मीटर में, तो इस तरह से ये हो जाता है आपका मीटर क्यूब। मीटर क्यूब तो हो गया ये आपका कौन सी पद्धति में, एसआई पद्धति में। एसआई पद्धति में हम इसको व्यक्त करेंगे मीटर क्यूब में। जबकि अगर हम सीजीएस की बात करें तो सीजीएस में लंबाई को व्यक्त किया जाता है सेंटीमीटर में, तो मीटर के स्थान पर क्या हो जाएगा वहां पर सीजीएस में सेंटीमीटर। सीजीएस पद्धति में लंबाई को हम सेंटीमीटर में व्यक्त करते हैं, तो सीजीएस पद्धति में आयतन का मात्रक हो जाता है आपका सेंटीमीटर क्यूब। तो ये बेटा आयतन को ज्ञात करने का तरीका है, आयतन की परिभाषा होती है। अब बेटा इसके बाद में अगला बिंदु आता है अगला बिंदु आता है बच्चों घनत्व। घनत्व को हम डी के माध्यम से व्यक्त करते हैं, और
घनत्व का अर्थ होता है एकांक आयतन का द्रव्यमान। एकांक आयतन का जो द्रव्यमान होता है वह द्रव्यमान घनत्व कहलाता है। एकांक आयतन का द्रव्यमान क्या कहलाता है? घनत्व। एकांक आयतन के द्रव्यमान को घनत्व कहा जाता है। अब बेटा जैसे एकांक आयतन का मतलब, ये मान लीजिए आपका कोई 1 घन सेंटीमीटर का पदार्थ है, 1 घन सेंटीमीटर पदार्थ है, तो 1 घन सेंटीमीटर पदार्थ का जो द्रव्यमान होगा उसे हम कहेंगे उसका घनत्व। ये आपका कोई भी पदार्थ है, हमने इसको मान लिया 1 घन सेंटीमीटर है, तो 1 घन सेंटीमीटर किसी भी पदार्थ का द्रव्यमान निकाल लिया जाए, कोई भी पदार्थ जिसका आयतन 1 घन सेंटीमीटर है, अगर हम उसका द्रव्यमान ज्ञात कर लेते हैं तो वह जो है घनत्व कहलाता है। घनत्व का सूत्र होता है घनत्व द्रव्यमान बटे आयतन। तो इस प्रकार से एकांक आयतन का द्रव्यमान घनत्व हो गया। घनत्व का सूत्र हो गया द्रव्यमान बटे आयतन। कोई भी वस्तु, कोई भी पदार्थ जिसका आयतन 1 घन सेंटीमीटर है, जिसका आयतन इकाई है, उस इकाई आयतन वाले पदार्थ के द्रव्यमान को उस पदार्थ का घनत्व कहते हैं। मात्रक की बात करें हम तो द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, और आयतन का मात्रक हमने अभी निकाला मीटर क्यूब। तो हम इसको जो है मिलाकर के क्या लिख सकते हैं? किलोग्राम प्रति घन मीटर। मैंने आपको पहले भी बताया था, मात्रकों वाले टॉपिक में मैंने बताया था कि हम प्रति का प्रयोग आजकल नहीं करते, हम उसको घातांक के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। प्रति घन मीटर को हम कैसे लिखेंगे? मीटर क्यूब जो है, इस मीटर क्यूब को आप इसको हर से अंश में ले जाइए। जब हर से आप अंश में लेकर के जाएंगे तो इसमें घातांक का जो चिन्ह माइनस का, जो प्लस का 3 था, वो ऊपर जाने पर क्या हो जाएगा? माइनस का 3 हो जाएगा। तो घनत्व का यहाँ पर मात्रक हो गया किलोग्राम, जो है किलोग्राम मीटर क्यूब माइनस। ये मात्रक हमने निकाला किसमें? एसआई में, एसआई पद्धति में। अगर हम इसी मात्रक को सीजीएस में व्यक्त करना चाहें तो सीजीएस में व्यक्त कैसे करेंगे? देखिए, किलोग्राम की जगह तो हो गया आपका ग्राम, सीजीएस में द्रव्यमान का मात्रक हो गया ग्राम, और आयतन का मात्रक होता है सेंटीमीटर क्यूब। तो ग्राम सेंटीमीटर क्यूब माइनस, ये मात्रक आपका रहेगा सीजीएस में। ये मात्रक होगा घनत्व का सीजीएस में। ओके, तो बच्चों इसके बाद में हमारा अगला इसमें पारिभाषिक शब्द आता है तापमान। तापमान शब्द को अपन बहुत लंबे समय से सुनते आ रहे हैं, इसके बारे में पढ़ते आ रहे हैं। तापमान का अर्थ होता है किसी भी पदार्थ में उपस्थित या किसी भी वस्तु में उपस्थित ऊष्मीय ऊर्जा की मात्रा। किसी भी पदार्थ या किसी भी वस्तु में उपस्थित ऊष्मीय ऊर्जा की मात्रा को हम उस वस्तु का तापमान कह सकते हैं। पदार्थ या वस्तु में उपस्थित ऊष्मीय ऊर्जा की मात्रा। कोई भी पदार्थ या कोई भी वस्तु है, उस पदार्थ या वस्तु में उपस्थित ऊष्मीय ऊर्जा की जो मात्रा होती है, उस ऊष्मीय ऊर्जा की मात्रा को हम उस वस्तु का तापमान कहते हैं। बेटा तापमान को हम जो है 3 प्रकार के मात्रकों में प्रदर्शित करते हैं। एक तो होता है आपका डिग्री सेल्सियस, एक होता है डिग्री फ़ारेनहाइट, और एक होता है केल्विन, जो कि आपका एसआई मात्रक होता है।
आपकी जितनी भी कैलकुलेशन की जाती है, अधिकांश कैलकुलेशन हम एसआई के अकॉर्डिंग केल्विन में ही करते हैं। तो इसमें 3 प्रकार के मात्रक चलते हैं, डिग्री सेल्सियस होता है, डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और केल्विन होता है। अच्छा, ज्यादातर स्थिति में केल्विन और डिग्री सेल्सियस का ही प्रयोग होता है। फ़ारेनहाइट वाला तापमान वर्तमान में जो है बहुत कम प्रयोग में लाया जाता है। फ़ारेनहाइट वाले तापमान को आप आपके बुखार नापने वाले थर्मामीटर में देख सकते हैं। आपका जो बुखार नापने वाला जो थर्मामीटर होता है, उसमें जो है तापमान को फ़ारेनहाइट में और डिग्री सेल्सियस में दोनों में व्यक्त किया जाता है। बुखार नापने के लिए और बुखार नापने वाले थर्मामीटर के अंदर तापमान को हम डिग्री सेल्सियस में भी नाप सकते हैं और तापमान को हम फ़ारेनहाइट में भी नाप सकते हैं। तो वर्तमान में हम अगर देखें इसको दैनिक जीवन में, तो केवल बुखार नापने वाले थर्मामीटर में ही आपको देखने को मिलता है। अन्यथा जहां पर भी आप लिखा हुआ देखेंगे तापमान को, या फिर आप लिखा हुआ देखेंगे या फिर आप उसको पढ़ेंगे, तो आपको या तो डिग्री सेल्सियस मिलेगा या फिर केल्विन मिलेगा। और जहां कैलकुलेशन वाली बात आ जाती है, वहां मैक्सिमम जगह आपको वहां पर केल्विन मिलता है। तो अब हम इन तापमानों में पारस्परिक संबंध को देखें, क्योंकि हमें ये अक्सर परिवर्तन एक दूसरे में चेंज करने होते हैं। डिग्री सेल्सियस है तो केल्विन बनाना पड़ता है, केल्विन है तो डिग्री सेल्सियस बनाना पड़ता है। एक दूसरे में हम इसको किस प्रकार से बदल सकते हैं वो हम यहाँ पर देखें। जैसे आपका अगर डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है और केल्विन हम बनाना चाहते हैं, तो केल्विन बराबर होता है डिग्री सेल्सियस प्लस 273। वैसे इसकी एक्यूरेट वैल्यू 273.15 होती है, 273.15 एक्यूरेट वैल्यू तो होती है 273.15, लेकिन हम कैलकुलेशन को सरल बनाने के लिए केवल 273 का ही यहाँ पर प्रयोग करते हैं। हम इसको, ये हो गया आपका केल्विन का और डिग्री सेल्सियस का संबंध, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डिग्री सेल्सियस बराबर केल्विन माइनस 273। अगर हमें डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता है तो डिग्री सेल्सियस को बनाने के लिए हम केल्विन में से 273 को माइनस कर देते हैं। तो ये इस प्रकार हम डिग्री सेल्सियस और केल्विन का संबंध देखते हैं, और ज्यादातर हमको यही संबंध जो है काम में लेने होते हैं, क्योंकि ज्यादातर तापमान या तो डिग्री सेल्सियस में मिलेगा या फिर आपको केल्विन में मिलेगा। अगर हमको फ़ारेनहाइट टेम्परेचर को कैलकुलेट करना है, फ़ारेनहाइट बनाना है, तो फ़ारेनहाइट टेम्परेचर बनाने के लिए तरीका होता है डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल 9/5 इंटू तापमान डिग्री सेल्सियस में प्लस 30। अगर जो है हमें तापमान को फ़ारेनहाइट में व्यक्त करना है, डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में व्यक्त करना है, तो उसके लिए तरीका होता है 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32। इस तरह से हम जो है डिग्री सेल्सियस का और फ़ारेनहाइट का संबंध भी देख सकते हैं, और डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट बना सकते हो, फ़ारेनहाइट है तो उससे आप डिग्री सेल्सियस को बना सकते हो। संबंध आपको यही वाला वहां पर काम में लेना होता है। जैसे हमारे शरीर का जो तापमान होता है डिग्री सेल्सियस में जो है 37 डिग्री सेल्सियस होता है। शरीर का तापमान डिग्री सेल्सियस में कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। अगर हम उसको फ़ारेनहाइट में परिवर्तित करना चाहें, मानव शरीर का ताप 37 डिग्री सेल्सियस है। अगर हम इसका फ़ारेनहाइट बनाना चाहें, तो फ़ारेनहाइट बनाने के लिए आप देखिए 9/5 डिग्री सेल्सियस में वैल्यू क्या दे रखी है आपको? 37 और प्लस 32। 5 से इसको काटिए, 5 7 35, 2 बचेगा, 5 चौके 20। फिर ये हो जाएगा आपका 9 चौक 36, 6 बच गया, 3 9 7 63 और 3 66 प्लस 32। ये आ गया आपका 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इस प्रकार 37 डिग्री सेल्सियस जो ताप होता है फ़ारेनहाइट में, उसका मान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इस बात को आप अपने थर्मामीटर पर चेक कर सकते हैं।
थर्मामीटर में जो आपका इसमें एनालॉग वाला पारे वाला जो एनालॉग वाला जो थर्मामीटर आता है, उसमें अगर आप डिग्री सेल्सियस में आप देखेंगे तो मानव शरीर के तापमान जो 37 होता है, 37 पर एक बड़ी सी लाइन आपको खिंची हुई दिखाई पड़ेगी। और फ़ारेनहाइट में देखेंगे तो वही लाइन आपको 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट पर खिंची हुई दिखाई पड़ेगी। मतलब 37 डिग्री सेल्सियस तापमान बराबर होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। 37 डिग्री सेल्सियस जो तापमान होता है वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। अच्छा, डिग्री में और फ़ारेनहाइट में एक रिलेशन, एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है। मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूं। इसका एक प्रश्न पूछा जाता है, किस ताप पर डिग्री सेल्सियस व डिग्री फ़ारेनहाइट के मान समान होते हैं? यह क्वेश्चन है। ताप के किस मान पर डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट की वैल्यू इक्वल होती है, ये हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं। देखिए, इसका हल किस प्रकार करना है। माना वह समान ताप x है। x आपका मतलब x डिग्री सेल्सियस भी है और x डिग्री फ़ारेनहाइट भी है। देखिए फॉर्मूला हमारा, डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32। अब डिग्री फ़ारेनहाइट में तो ये हो जाएगा आपका x, 9/5 सेल्सियस में भी x और 32। अब यहाँ पर ये हो जाएगा इसका हल 9/5x। इसको आप सीधे हल कर लें, 5 से इसको भाग दे दीजिए, 5 एकम 5, 4 बचेंगे, 5 अट्ठे 40, 1.8x प्लस 32। तो इसको जब हम इधर लेके आएंगे तो माइनस का 1.8x 32 और ये हो जाएगा माइनस का .x इज इक्वल 32। तो इसको आप हल करेंगे तो माइनस x इज इक्वल 32 अपॉन 0.8 और आगे हल कर लें, दशमलव हटाएंगे, 0 बढ़ जाएगा, 8 चौक 32। तो माइनस x बराबर 40 या x बराबर -40। इसका अर्थ यह हुआ कि -40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, -40 डिग्री सेल्सियस और -40 फ़ारेनहाइट दोनों के मान दोनों समान होते हैं। -40 डिग्री सेल्सियस और -40 फ़ारेनहाइट दोनों क्या होते हैं? समान। तो ताप का मान कितना निकला? 40। 40 डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल माइनस का 40 डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल माइनस का 40 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब निकला -40 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल माइनस का 40 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये इसका अर्थ हुआ।